मैंने 1 साल की उम्र में ग्रैबिंग सेरेमनी में खुद के लिए एक छोटी पत्नी पकड़ ली थी। मेरी माँ को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे 7 बजे तक वहां रखा और अपनी सहेली की बेटी से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन छोटी सी नन्ही गुड़िया खुद मेरी तरफ रेंगती हुई आई, मेरे चेहरे को पकड़कर जोर जोर से चूमने लगी। दोनों माएं, हम दोनों बच्चों को इस तरह चिपके हुए देखकर तुरंत फैसला कर लिया कि दोनों की बच्चे वाली सगाई पक्की कर दी जाए। छोटेपन में किंग मही मेरे नए साल के लाल लिफाफे वाले पैसे ऐंठने के लिए कहती थी, मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूं, इसलिए तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। फिर मेरे सारे छोटे खजाने को खाली कर देती। जब हम जूनियर हाई स्कूल में पहुंचे, किंग मही का पूरा परिवार विदेश चला गया। इस तरह हमारी बच्चे वाली सगाई अनजाने में ही खत्म हो गई। आज मैं स्कूल पहुंचा ही था कि मेरा सहपाठी लियू यू मेरे पास आकर बोला, सुनो, हमारे क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, वो भी विदेश से आ रहा है। मैंने लापरवाही से हूं किया और कहा, विदेशी तो देखे हैं, इतना हैरान होने की क्या बात है, कहकर मैं डेस्क पर सिर रखकर सोने लगा। जल्दी ही दोपहर हो गई। जैसे ही मैं क्लास में घुसा, लियू यू फिर से गॉसिप शुरू कर दिया, तुम आ गए। वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने सुबह बताया था, वो स्कूल पहुंच चुका है, अभी एडमिन ऑफिस में है। पास वाले क्लास का क्लास मॉनिटर पेपर चेक करने गया था। उसने ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते ही मोबाइल निकालकर चुपके से फोटो खींचनी शुरू कर दी। डिसिप्लिन टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और मोबाइल भी जब्त कर लिया। अभी भी उसे डांट पड़े रही है। मैंने जीभ चटकाई। एडमिन ऑफिस में मोबाइल निकालने की हिम्मत, मतलब वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। लियू यू और भी उत्साहित हो गया, बहुत ही अनरियल खूबसूरत है यार। मैंने अभी क्लास मॉनिटर का फोन उधार लेकर देखा था। देखना है? मैंने सिर हिलाया। छोड़ो यार, वैसे भी वो हमारे क्लास में आने वाली है, देर सबेर खुद देख लूंगा। पहली पीरियड चाइनीज की थी, लेकिन स्कूल के सभी टीचर पेपर चेकिंग में व्यस्त थे, इसलिए इस पीरियड को सेल्फ स्टडी कर दिया गया। मुझे क्लास मॉनिटर होने के नाते टीचर्स को स्कोर दर्ज करने में मदद करने के लिए एडमिन ऑफिस बुलाया गया। सभी साथी मुझे ताकीद करने लगे, क्लास मॉनिटर, अच्छे से देखा ना, लौटकर उसकी खूबसूरती पर 1000 शब्दों का निबंध लिखकर सुनाना। क्लास मॉनिटर, जयू, मेरे मार्क्स भी देख लेना। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और नोटबुक पेन लेकर एडमिन ऑफिस चला गया। ऑफिस में टीचर्स और स्टूडेंट्स की भीड़ थी। सब स्कोर दर्ज कर रहे थे, लेकिन वहां कोई अनजाना चेहरा नहीं था, न ही कोई अत्यधिक खूबसूरत लड़की दिखी। शायद मेरा और उस ट्रांसफर स्टूडेंट का कोई तालमेल नहीं है, मैंने सोचा और उसे दिमाग से निकाल दिया। तभी 2 टीचर्स की बातचीत मेरे कान में पड़ी। वो विदेश से आए बच्चे को इन 2 दिनों में कैसे ओल्ड क्यून ने छीन लिया। मैं समझ गया कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। मुझे हैरानी हुई, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। क्या आसपास के कुछ स्टूडेंट्स भी ये सुनकर फुसफुसाने लगे, वाह, हमारे स्कूल में ऐसा लेजेंडरी इंसान आ गया। अब से 3rd क्लास के बाहर रोज लाइन लगेगी खिड़कियों से झांकने के लिए। एक क्लास मॉनिटर जो मुझे जानता था, मेरी बांह को कोंचा और बोला, पैसे कमाने का एक आसान तरीका बता दूं, अपने क्लास की खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दो, पर्दे भी खींच लो। जो ट्रांसफर स्टूडेंट को देखना चाहे उसे 5 युआन प्रति मिनट ले लो, अमीर बन जाओगे। दूसरा लड़का सिर खुजाते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा 5 युआन का नहीं, 10 युआन प्रति मिनट भी कम है। 1000 युआन देकर भी एक बार छू लूं तो तैयार हूं। मैं सुनकर हैरान रह गया। आखिर कितनी खूबसूरत होगी वो। दोपहर का ब्रेक हो गया। मैं जल्दी जल्दी क्लास की तरफ लपटा। तीसरी मंजिल के सीढ़ियों के पास पहुंचा तो देखा कि गलियारे में भारी भीड़ लगी हुई है और लगभग सारे लड़के हैं। मैंने अनुमान लगाया कि शायद ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास में पहुंच गया होगा। क्लास में घुसते ही मैंने देखा कि मेरी सीट पर लियू यू गायब है। उसकी जगह एक लड़की बैठी हुई है। वो नीले रंग की जेके स्कर्ट पहने हुए है और सिर पर डक बिल कैप लगाए है। सिर झुकाए होने की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ सुंदर ठोड़ी की लाइन और ठंडी सफेद त्वचा दिख रही थी। लड़की हाथ में एक पेपर पकड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे लगा शायद लियू यू को पेरेंट्स कॉल किया गया है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन पूरे क्लास और क्लास के बाहर वाले सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। उनकी नजरों में जलन और ईर्ष्या साफ दिख रही थी। तभी मैंने देखा कि लियू यू आखिरी रो में बैठा हुआ है और मुझे बहुत उत्तेजित व जटिल भाव से देख रहा है।
वो मुझे बहुत उत्तेजित तरीके से मुंह से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय मेरी सीट पर बैठी लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें ठंडी लेकिन साफ थीं। उसने मुझे देखकर पूछा, अंदर आओगे? जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि लियू यू क्या कह रहा था। ट्रांसफर स्टूडेंट। लेकिन ट्रांसफर स्टूडेंट तो विदेशी होना चाहिए था ना? लियू यू आखिरी रो से उठकर तेजी से बोला, क्लास मॉनिटर, तुम्हारी सीट नहीं बदली है, वही पुरानी जगह है, कहकर वो तुरंत बैठ गया। ट्रांसफर स्टूडेंट ने स्थिति समझ ली। उसने धीरे से कुर्सी सहित खुद को आगे सरकाया ताकि मैं अंदर जा सकूं। फिर ऊपर देखकर बोली, हाँ, मेरा सहपाठी क्लास मॉनिटर है। मेरा सहपाठी शब्द पर उसने थोड़ा जोर दिया। मैंने धन्यवाद कहा और जगह में बैठ गया। ठीक उसी समय घंटी बज गई। बाहर खिड़की से झांक रहे लड़के अनमने मन से चले गए। क्लास में अजीब सी चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद ट्रांसफर स्टूडेंट ने धीरे से एक नंबर बोला, 36। मैंने देखा कि उसकी नजर मेरे डेस्क पर पड़ी इंग्लिश पेपर पर थी। 36 मार्क्स। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया, पेपर अपनी तरफ खींच लिया। स्कोर देखकर मैंने छोटी सी शिकायत की। फिर नाम देखा, ये मेरा पेपर था। मैं अभी दुखी भी नहीं हुआ था कि याद आया, लियो यू ने कहा था कि उसका स्कोर मेरे आधे से भी कम है, यानी 32 से भी कम। ट्रांसफर स्टूडेंट ने शायद मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मार्क्स की मार से मैं जल्दी से पढ़ाई के मोड में आ गया। ये पीरियड इंग्लिश का था। टीचर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझा रहे थे। अचानक टीचर रुक गए और मेरी तरफ देखकर बोले, सुनो, हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। क्या वो छात्र इस पैसेज का अनुवाद करके सुना सकता है? पूरी क्लास अब खुलकर हमारी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि ट्रांसफर स्टूडेंट के डेस्क पर सिर्फ एक नई इंग्लिश किताब खुली हुई थी, वो भी सिर्फ प्रस्तावना वाला पन्ना। मैंने अपना पेपर दोनों डेस्क के बीच सरका दिया। ट्रांसफर स्टूडेंट ने पेपर को बीच में रखा, खड़ा हुआ, सिर थोड़ा झुकाकर पूरा पैसेज आसानी से अनुवाद कर दिया। इंग्लिश टीचर ने तालियां बजाई। पूरी क्लास ने भी जोरदार तालियां बजाई, ज्यादातर उसकी खूबसूरती की वजह से। एक पीरियड खत्म हो गया। डाउन टाइम में मेरा पेपर दोनों के बीच पड़ा रहा। ट्रांसफर स्टूडेंट कुर्सी पर टिकी हुई थी। मुझे लगा वो मेरी तरफ कई बार चुपके से देख रही है, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। डाउन टाइम होते ही मैं कलम फेंककर भाग गया। बाहर निकलते ही लियू यू मुझे खींचकर एक शांत कोने में ले गया। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट को पहले से जानता हूं। लियू यू सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने उसे सुबह की टक्कर वाली घटना बता दी। लियू यू की आंखें चमकने लगी। क्या किस्मत है यार, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठना ही कम था, ऊपर से ऐसा संयोग। मैंने सिर खुजाया। खूबसूरत तो है, लेकिन परेशानी भी बहुत है। मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे लग रहा था वो क्लास में बार बार मुझे देख रही थी। बाद में क्लास में जब दूसरे क्लास के लड़के उसके क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे, तो पता चला कि वो क्यूआर कोड मेरे ही वीचैट का था। अगले पीरियड में जब दोनों के हाथ डेस्क पर आए, तो दोनों की कलाई पर एक एक छोटा लाल तिल साफ दिखा। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जवाब देने ही वाली थी कि टीचर आ गए और मुझे रोल नंबर कॉल करने को कहा। आखिर में जब नाम पढ़ा गया, सू चिंगरू 137, वो उठी, मेरे हाथ से पेपर लिया और धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने खुद का परिचय दिया। नमस्ते, मेरा नाम सू चिंगरू है। मैं ब्रिटेन के होमर्टन कॉलेज से आई हूं। आगे भी सहयोग कीजिएगा। जब मैं वापस सीट पर आया तो उसने मेर भूली हुई कॉपी मुझे दी और धीरे से बोली, मूर्ख। सू किंग्रो मेरे बचपन का बुरा सपना ही। लियू यू आहिस्ता से बोला, बचपन के वो बुरे सपने शायद बड़े होने पर तेरे अच्छे सपनों में बदल जाएं। मैं गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, छोड़ो यार, तुम ऐसी बेकार किताबें कम पढ़ा करो। फिर हम दोनों बातें करते हुए क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे। पीछे वाले दरवाजे के पास पानी की मशीन के सामने हम सू किंग्रो से टकरा गए। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहीं से एक बार उपयोग वाला पेपर कप और पानी का कार्ड निकाला और आलस से पानी भरने लगी। लियू यू ने मुझे आंख मारकर इशारा किया, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया और शांतिपूर्वक उसके पास से गुजरकर अपनी सीट पर जा बैठा।
लियू यू की सीट अब आखिरी पंक्ति में शिफ्ट कर दी गई थी। सू किंगरॉ का कप अभी पूरा नहीं भरा था। उसने अपना पानी का कार्ड पास में खड़े एक लड़के को दे दिया और धीरे से थैंक यू कहा। धन्यवाद सुनते ही उस लड़के के गालों पर 2 लाल निशान उभर आए। उसने हिम्मत करके बात शुरू की। हेलो, मेरा नाम शेन जिए है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लियू यू एक पल के लिए चौंका। जब उसने लड़के का चेहरा देखा तो पहचान गया, ये सचमुच शेन जिए ही था। लियू यू के दांत पीसने लगे। फिर से शेन जिए से लियू यू की जूनियर हाई स्कूल से ही दुश्मनी थी। उस समय लियू यू जिस लड़की के पीछे पड़ा था वो उसकी गॉडेस थी। धीरे धीरे बात बन रही थी। वो लड़की हर कुछ दिनों में उसे मिल्क टी भेजती थी। लेकिन अचानक पता चला कि शेन जिए उस लड़की के साथ कपल मूवीज देखने लगा है। अब वही शेन जिए फिर से जियांग यी चैन की बचपन की दोस्त पर नजर डाल रहा था। लियू यू के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने मेरी तरफ देखा जहां मैं सीट पर किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने फटाफट मेरा पानी का कप उठाया और मेरी हैरान नजरों के सामने जलती हुई आंखों से पूछा, जियांग यी चैन, तू पानी पिएगा? मैं तुझे भरकर लाता हूं। हम पहले जब साथ बैठते थे तब अक्सर एक दूसरे के लिए पानी भर देते थे। मैंने सोचा वो बोर हो रहा होगा, इसलिए मान गया। ठीक है। लियू यू तेजी से पानी की मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने देखा कि सू किंगरॉ अभी भी वहां खड़ी थी और उसके बगल में शेन जिए खड़ा था। अचानक सू किंगरॉ ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें एक पल के लिए मिली। मैं तुरंत नजरें हटाकर क्लासरूम की पिछली दीवार पर लगी घड़ी देखने लगा। फिर शांतिपूर्वक वापस अपनी किताब की तरफ मुड़ गया, जैसे मैं सिर्फ समय देख रहा था। दूसरी तरफ लियू यू युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका था। शेन जिए ने उसे आते देखा तो सिर्फ एक नजर मारी, लेकिन बोलता नहीं, रुका। मैं जूनियर हाई में ब्रिटेन घूमने गया था। तभी लियू यू अचानक बोल पड़ा, सू क्लासमेट, तुम्हारे टेबल मेट ने तुमसे अपना कप भरने को कहा है। सू किंगरॉ ये सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई। शेन जिए की बात बीच में ही कट गई। लियू यू ने पानी का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, सच में। सू किंगरॉ ने आज्ञाकारी ढंग से कप ले लिया। उसके पास पानी का कार्ड नहीं था और लियू यू ने उसे कार्ड देने की भी कोई कोशिश नहीं की। बस इतना कहा, तो माफा, तुम उसे वापस दे देना। कहकर लियू यू उछलते कूदते चला गया। शेन जिए को एक नजर भी नहीं दी। शेन जिए गुस्से और शक से भर गया। लियू यू का यह व्यवहार साफ तौर पर उसके खिलाफ था, लेकिन उसे हैरानी भी हो रही थी कि लियू यू ने जियांग यी चैन का नाम क्यों लिया। सू किंगरॉ तो अभी अभी उसकी टेबल मेट बनी है, इतनी जल्दी इतना दोस्ताना हो गया। फिर भी शेन जिए डरा नहीं। उसने सोचा, जियांग यी चैन तो बस एक किताबी की टड़ा है। विदेश से लौटी सू किंगरॉ ऐसी किसी को पसंद कैसे कर सकती है। इस विचार से उसके मन को थोड़ी राहत मिली। मैं लगातार उन्हें देख नहीं सकता था, इसलिए फिर से किताब में ध्यान लगाने लगा, लेकिन अंदर से बेचैन था। मुझे लग रहा था कि अनरिलायबल लियू यू मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। तभी मेरी नज़र के कोने में एक साया आया। एक हाथ ने गर्म पानी से भरा कप मेरे सामने रख दिया। मैं तुरंत गुस्से में सिर उठाकर बोला, इतनी देर लगा दी, मेरे कप से क्या शरारत कर रहा था। सू किंगरॉ का हाथ कप पर रुक गया। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरा गुस्सा एकदम से उतर गया। मैं हकलाते हुए बोला, क्यों? तुम? लियू यू को पानी भरना था ना? सू किंगरॉ ने शांत स्वर में कहा। वो वाला क्लासमेट जो मुझे कप दे गया था, वो कहते हुए बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लियू यू मुझे आंख मार रहा था। मैंने उसे घूरा। सू किंगरॉ मेरे गुस्से भरे चेहरे को देखकर अचानक अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई। मैंने सावधानी से दीवार की तरफ सरकते हुए पूछा, क्या कर रही हो? सू किंगरॉ ने हाथ वापस खींच लिया और धीरे से बोली, कुछ नहीं। उसका वो हाव भाव बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे किसी का सिर सहलाना चाह रही हो। मुझे अचानक याद आ गया, बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, पड़ोस की शैतान बड़ी बहन अक्सर मेरे बाल बिगाड़ दिया करती थी। वो पुरानी यादें अचानक सामने खड़ी हो गई। मैं अभी भी थोड़ा अविश्वास में था। मैं धीरे धीरे उसके पास झुककर धीमी आवाज में बोला, किंगरॉ क्लासमेट, तुम वही सू किंगरॉ हो ना जिसे मैं जानता हूं? सू किंगरॉ ने भौएं उठाई और मेरी तरफ झुकते हुए थोड़े नाराज स्वर में कहा, मुझे लगा था कि जब तुम क्लास में आए थे तभी पहचान गए थे। मैंने होठ फुलाए।
तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूं। और हाँ, तुम एक बच्चे की याददाश्त से ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती। सिंगरों ने इतनी बातें सुनने की ज़हमत नहीं की, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं भूली? मैं तो भूली नहीं। मैं एक पल के लिए चुप हो गया, फिर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा बचपन से अब तक बिल्कुल वैसा ही है। जैसे जैसे बोलता गया, बात और भी बेतुकी लगने लगी, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और मुंह बंद कर लिया। सु किंगरो भी कुछ पल चुप रही, फिर अचानक हल्का सा हंसकर बोली, सच में बचपन से लेकर अब तक तुम क्लाउन ही रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया। बचपन में भी इस दीदी ने मुझे काफी परेशान किया था। मैं नहीं जानता था कि अब जवाब में क्या कहूं। विरोध करूं तो लगेगा मैं बहुत आत्मप्रेमी हूं, और व्यंग्य करूं तो व्यंग्य करने लायक बात भी नहीं थी। सु किंगरो अब बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रही थी। उसे चिंतित कहना भी बेकार था। जब मैं इस उलझन में था, जवाब देने का सबसे अच्छा समय निकल चुका था। मैंने झुंझलाकर सिर घुमाया और मेज पर लेटकर प्रैक्टिस बुक करने लगा, उसे अनदेखा करते हुए। सु किंगरो को शायद बोलने का मन हो आया था। उसने पेन से मेरी बांह को हल्का सा छेड़ा और आलस भरी आवाज में बोली, जियांग क्लासमेट, अकेले ही अकेले मत लगे रहो। सु किंगरो हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर पेन से मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। मेरी बाईं तरफ दीवार थी, इसलिए और हिलने की जगह नहीं बची। मैं अब बिल्कुल कोने में फंसे हुए छोटे से डरते खरगोश की तरह था, जिसे शिकारी ने दीवार से सटा दिया हो। मैंने प्रैक्टिस बुक को कसकर पकड़ रखा था और लगभग पूरा शरीर मेज पर लेटा हुआ था। सु किंगरो ने जैसे तैसे एक आह भरी और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक लड़के की आवाज ने उसे रोक दिया। सु किंगरो ने, क्लासमेट, तुम पहले मेरी प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल कर लो। मुझे अगली पीरियड ब्लैक बोर्ड सजाने जाना है, इसलिए क्लास में नहीं आऊंगा। सु किंगरो और मैं दोनों ने उधर देखा। शेन जिए ओवर में खड़ी थी, चेहरे पर बड़ी उदार मुस्कान के साथ हमें देख रही थी। फिर उसने अपनी प्रैक्टिस बुक आगे बढ़ा दी। बुक के कवर पर शेन जिए लिखा हुआ था। सु किंगरो ने उस बुक को देखा। उसकी नज़र साफ थी, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसने बुक लेने से इनकार कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। शेन जिए आज अचानक इतनी उदार क्यों हो गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं था। मैंने सु किंगरो की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र भी मुझसे टकराई। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उसके ठंडे भावों से मैं थोड़ा चौंक गया और भी हैरान हो गया। क्या वो शर्म के मारे बुक नहीं ले रही है? मैंने एक पल सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर शेन जिए से बुक ले ली। सु किंगरो की नज़र और भी ठंडी हो गई। उसने मुझे गुस्से से घूरा। मैंने निर्दोष भाव से पलकें झपकाई और भी ज्यादा हैरान। सु किंगरो ने आंखें नीची की, एक पल रुकी, फिर हल्की आवाज में शेन जिए से बोली, धन्यवाद। शेन जिए ने मुझे एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। सु क्लासमेट, अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने सु किंगरो को बुक देकर परेशानी दिखाई हो। मुझे नहीं समझ आया कि शेन जिए का ये दुश्मन जैसा व्यवहार कहाँ से आ गया। मैंने सोचा शायद सुबह पानी लेते समय लियू यू ने उसे कुछ कह दिया होगा। मेरा सीट क्लास के दक्षिण पश्चिम कोने में था और शेन जिए का उत्तर पूर्व कोने में। सच में उसके पास जाना थोड़ा मुश्किल ही था। फिर अचानक उस पल में मुझे कुछ समझ आ गया। शेन जिए इतनी सही समय पर क्यों आ गई? क्या वो अपने सीट से हम दोनों को देख रही थी? देख रही थी तो क्या देख रही थी? क्या? मैंने गला साफ किया और चुपके से सु किंगरों की तरफ एक नज़र डाली। एक ही नज़र में प्यार इतनी जल्दी भी हो सकता है क्या? अरे वाह, सच में सुंदर लड़की। मुसीबत ही होती है। शेन जिए को कुछ कहने की इच्छा हुई, लेकिन पास में बैठी सु किंगरों को देखकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। आखिरकार उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। वो पीछे से काफी देर तक हम दोनों को देख रहा था। उसे लगा था कि मैं दूसरों को फुसलाने में काफी माहिर हूं। बात तो ठीक से की जा सकती है, लेकिन मैं जानबूझकर इतना पास जाकर बोल रहा था। क्या ये दोनों कोई गुप्त बातें करने वाले थे?
इतनी जल्दी क्या गुप्त बातें हो गईं? और वो जानबूझकर मेज पर लेटकर हाई कूल बनने की कोशिश कर रहा था। क्या कोई नहीं देख पा रहा था? शेनजिए बस इन्हें रोकने आया था। मैं पहले चलता हूं। इस्तेमाल करने के बाद मेरी सीट पर रख देना, वो वाली सीट। शेनजिए ने सू किंगरो को पीछे वाली सीट की तरफ इशारा किया। सू किंगरो ने पीछे मुड़कर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, बाय। शेनजिए ने प्यार से मुस्कुराकर हाथ हिलाया और चला गया। मुझे लगा जैसे मैं तीसरा पहिया बन गया हूं। बहुत फालतू लग रहा था। ठीक उसी समय क्लास का घंटा बज गया। टीचर अभी तक नहीं आए थे। मैंने सू किंगरो को देखना बंद कर दिया। होंठ फुलाकर सीधा बैठ गया और कोने में बैठकर काम करने लगा। उस दिन स्कूल के बाहर एक लड़का पत्थर लात मारता हुआ बेसूद सा चल रहा था। ये पुरानी आदत देखते ही सू किंगरो ने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि 5 साल बाद मिल रहे थे, इसलिए वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ा और पास आकर कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन जानबूझकर ज़्यादा उत्सुक भी नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि जानबूझकर हल्का टकराव कर लेगी, फिर माफ़ी मांगते हुए कंफर्म कर लेगी कि वो मैं ही हूँ या नहीं। जब सू किंगरो मेरे पास से गुजरी तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। दोबारा मिलकर वो बहुत खुश थी। उसे लगा था कि मैं रुककर उससे बात करूंगा, लेकिन मैंने बिना सिर घुमाए आगे बढ़ गया। उस वक्त मैं प्रैक्टिस बुक लिख रहा था। लिखते लिखते मुझे अजीब सा लगा। मेरी बाँह मेज़ पर दब रही थी। मैंने दाईं तरफ देखा, तभी क्लास में बहुत शांति थी। मैं 3 सेकंड रुका, फिर सिर घुमाकर सू किंगरो की तरफ देखा। रास्ते में एक पल के लिए हमारी नजरें टकराईं। सू किंगरो शेनजिए की प्रैक्टिस बुक देख रही थी। मैं एक पल के लिए रुक गया, सोचा शायद संयोग होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने पेन निकाला और दोनों के बीच की मेज पर हल्का सा टक टक किया। जब सू किंगरो ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, तब मैंने धीरे से कहा, सू क्लासमेट, तुम 3-8 लाइन पार कर गई हो। सू किंगरो ने मुझे शांत नज़रों से देखा। कहाँ पार हुई? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम तो पूरी मेज़ के बीच में बैठ गई हो। दीदी, इतनी छोटी उम्र में विदेश चली गई। लौटकर भाषा भूल जाना तो ठीक है, लेकिन आंखें भी खराब हो गईं क्या? बेशक ये सिर्फ मन ही मन गाली थी। मैंने फिर पेन से इशारा किया, दोनों मेज़ों के बीच वाली लाइन की तरफ। देखा, यही 3-8 लाइन है। सू किंगरो ने लापरवाही से हाथ हिलाया। 3-8 लाइन? तुम 3, मैं 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बेबस होकर उसे घूरा, लेकिन मेरी घूरने में कोई दम नहीं था, जैसे एक गुस्सैल छोटा पिल्ला। सू किंगरो ने भौहें उठाईं, फिर दया करके मुझे छोड़ने का फैसला किया और खुद ही थोड़ा सरक गई। उस दिन छुट्टी तक हमने एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि मैंने नोटिस किया कि सू किंगरो ने शेनजिए की प्रैक्टिस बुक को बिल्कुल नहीं खोला। छुट्टी होते ही उसने एक ओवर वाली लड़की से कहकर वो बुक शेनजिए तक पहुंचा दी। बहाना दिया कि उसे शेनजिए की सीट नहीं पता। उस लड़की का नाम सोंग मिंग मिंग था। बहुत बातूनी थी, किसी से भी घंटों बात कर सकती थी। शुरू में वो सू किंगरो को देखकर सोच रही थी कि ये लड़की शायद बात करने लायक नहीं है, इसलिए उस तरफ आने का विचार छोड़ दिया था। लेकिन जब सू किंगरो ने खुद उससे बात की और उसकी आवाज़ उतनी ठंडी नहीं थी जितना उसका चेहरा लगता था, तो सोंग मिंग मिंग खुश हो गई। बुक पहुंचाने के बाद वो तुरंत सू किंगरो से बातें करने लगी। मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोंग मिंग मिंग इतनी ज़्यादा बोल रही थी कि अनजाने में मेरे कान भी लग गए। यहाँ का होए लिस्ट चिकन बहुत अच्छा है। कभी समय मिले तो हम बाहर चलकर ट्राई कर सकते हैं, या फिर सी फूड बारबेक्यू। सू किंगरो ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं नॉन वेज नहीं खाती। सोंग मिंग मिंग ने ओह कहा और फिर जोश से बोली, मुझे तो इलेक्ट्रिक रोस्टेड डक बहुत क्रिस्पी लगता है। अब देश न्यू एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, हमें इलेक्ट्रिक रोस्टिंग को सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्मल चारकोल वाली थोड़ी पोल्यूशन करती है।
सू किंगरॉ सिर्फ मुस्कुराती रही, कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि सू किंगरॉ शायद सोच रही होगी कि सॉन्ग मेंग मेंग थोड़ी पागल हो गई है। दोपहर ऐसे ही बीत गई। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, बीच बीच में थोड़े सूना, थोड़ा ऊँघ भी गया, और बीच में कई बार ल्यू यू को ढूंढकर अच्छे से समझाया कि वो किसी से कुछ न कहे, अपना मुंह बंद रखे। स्कूल छूटने के बाद मैंने किताबें पैक की, कुछ टेस्ट पे उठाए और घर जाकर डांट खाने के लिए तैयार हो गया। पापा किसी पुराने दोस्त से मिलने गए थे, पता नहीं रात को कितने बजे घर आएंगे। मम्मी जब गुस्सा करती हैं तब सिर्फ पापा ही मेरी तरफ से 2-4 अच्छे शब्द बोल पाते हैं। इस बात को सोचकर मेरा पूरा दोपहर उदास रहा। सू किंगरॉ ने भी ये बात नोटिस कर ली। जब मैं इंग्लिश पेपर को घूर रहा था तो उसने मुझे एक नज़र देखा, हल्का सा हंसी और बहुत चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, अभी भी क्या, टेस्ट खराब होने पर रोओगे? मैं होश में आया। उसे घूरते हुए सूखे स्वर में बोला, कैसे हो सकता है? सू किंगरॉ जब ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक उसी समय हमारा मंथली टेस्ट हो रहा था। वो ऑफिस में 3 पेपर सॉल्व करके आई थी, चाइनीज़, मैथ्स और इंग्लिश। अभी वो तीनों पेपर मेज पर फैले हुए थे। इंग्लिश और मैथ्स तो 150-39 फुल मार्क्स थे। चाइनीज़ भी फुल नहीं थी, लेकिन क्लास और स्कूल में फर्स्ट थी। मैंने दांत पीसते हुए सोचा, इस लड़की के मार्क्स इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? सू किंगरॉ ने आराम से अपने पेपर समेटे और बोली, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो इतना ख़राब है, मुझे लगता है कि तुम अभी मेरे पेपर देखना नहीं चाहोगे। चारों तरफ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, पक्का कर लिया कि कोई नया क्लासमेट मुझे नई लड़की को परेशान करते नहीं देख रहा है। फिर मैंने दांत निकालकर उसे घूरा, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। सू किंगरॉ ने कुछ मतलब निकालते हुए पलकें झपकाई। ये तो थोड़ा मुश्किल है। मैंने ठंडी हंसी हंसकर बैग उठाया, मैं चलता हूँ। सू किंगरॉ भी मेरे साथ क्लास से बाहर निकली। क्लास के दरवाजे पर सॉन्ग मेंग मेंग से मुलाकात हो गई। सॉन्ग मेंग मेंग ने हम दोनों को देखा और सहजता से बोली, तुम और सू किंगरॉ तो काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए हो। बोलने वाले को कुछ नहीं पता, सुनने वाले के दिल में बात बैठ गई। पहले से ही कुछ लड़के कॉरिडोर में बात करते हुए इधर उधर देख रहे थे। सॉन्ग मिंग मेंग की बात सुनकर पूरा कॉरिडोर अचानक शांत हो गया। सॉन्ग मिंग मेंग को स्कूल छूटने की हमेशा जल्दी रहती थी। मुझे अजीब सा लगा। मैं सू किंगरॉ के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ सूखे मुस्कुराहट के साथ बोला, सू क्लासमेट, चलते हैं। मैंने तेजी से कुछ कदम आगे बढ़े, फिर रुक कर पीछे देखा कि सू किंगरॉ आ रही है या नहीं, फिर आगे बढ़ा। सीढ़ियां उतरते समय आसपास के लोग नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने देखा कि कोई सीधे मुझे ही इशारा कर रहा था। उसने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया होगा जो इस जन्म में ट्रांसफ़र स्टूडेंट का डेस्कमेट बन गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आगे बढ़कर जवाब देने ही वाला था कि पीछे से सू किंगरॉ आ गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। स्कूल के मुख्य गेट तक जाने वाली सड़क दोनों तरफ चेरी ब्लॉसम 10 अक्टूबर वाली चेरी के पेड़ लगे हैं। अभी ठीक फूलों का मौसम है। हर रोज़ छुट्टी के बाद यहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ फूल देखने आते हैं। आज हल्की हवा चल रही थी, जिससे चेरी के फूल हवा में बिखर रहे थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। कई स्टूडेंट्स ने इधर उधर कोई टीचर न होने का फ़ायदा उठाकर चुपके से मोबाइल निकालकर फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी। मैं भी इस पल को कैद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। होता भी तो स्कूल में निकालने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अभी अभी ट्रांसफ़र हुई एक स्टूडेंट के पास तो मोबाइल है, जो अभी भी संपर्क में रहने की ज़रूरत है। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं खुशी से मुड़ा और सू किंगरॉ से फ़ोन मांगने ही वाला था कि क्लिक की आवाज़ आई। मेरा उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। मैं जड़ होकर देखने लगा। सू किंगरॉ ने कैप पहनी हुई थी और अपना फ़ोन उठाकर मेरी फ़ोटो खींच रही थी। पकड़ी गई। उसने हल्के से कहा, सॉरी, लेकिन उसके लहजे में ज़रा भी शर्म नहीं थी। मैं कुछ कदम दौड़कर उसके पास पहुंचा। तुमने क्या खींचा? मुझे दिखाओ। सू किंगरॉ ने फटाफट अपना हाथ पीछे कर लिया। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही किसी ने मुझे आवाज़ दी, ये चैन।
मैं रुक गया, इधर उधर देखा, लेकिन कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। शायद सुनने में गलती हो गई। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं सड़क किनारे पहुंचा, कोने से एक काली सेडान कार मेरे पास आकर रुक गई। आगे की खिड़की नीचे हुई और एक खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए फिर से पुकारा, ईचेन। वो चेहरा अनजाना भी था और परिचित भी। मैं हैरानी से मुंह पर हाथ रखकर रह गया। माँ, सुकिंग्रॉ की आवाज़ मेरे पीछे से आई। ये सू आंटी हैं। बचपन में मुझे सू आंटी बहुत पसंद थी। वो हमारे घर के बगल वाली सू आंटी थी। वाह, किंग्रॉ भी निकल आई। सू आंटी मुस्कुराकर बोली, ईचेन, मुझे याद है ना? सू आंटी, बिल्कुल याद है, मैंने तुरंत कहा। खट्टा मीठा रिब, ब्रेस्ड पोर्क। सुकिंग्रॉ ने नाक सिकोड़ी। अब याद आया। वो मुझे कंधे से धकेलती हुई आगे निकली और पीछे का दरवाज़ा खोल बैठ गई। सू आंटी ने हम दोनों को देखकर होंठ दबाकर मुस्कुराई। चलो बैठो, तुम्हारे पापा मम्मी होटल में इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। दरअसल दोपहर को मम्मी ने बताया था कि पापा पुराने दोस्त को रिसीव करने गए हैं। पता चला वो सू अंकल ही थे। कार लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम होटल पहुंच गए। सू अंकल ने मुस्कुराते हुए मेरे पास आए, मेरी ऊंचाई से नापते हुए बोले, अरे वाह, लड़का तो सालों में कितना बड़ा हो गया। पापा भी हंसे। हाँ, पलक झपकते ही हाई स्कूल पहुंच गया, जैसे कल की बात हो। ये चैन अभी भी बिस्तर पर पेशाब कर देता था। मैं शर्म से जमीन में घुस जाना चाहता था। जल्दी ही सब लोग पुरानी बातें करके बैठ गए। मैं मम्मी के पास बैठा और सू किंग्रॉ सू आंटी के पास। हम दोनों ठीक एक दूसरे के बगल में थे। बैठते वक्त सू किंग्रॉ ने खुद मेरी कुर्सी खींच कर रख दी। मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल बेकार हो गया। ये वही सू किंग्रॉ है ना? बड़ों के सामने तो बिल्कुल दूसरी बन जाती है। मम्मी ने हल्के से मेरी बांह को धकेला। अभी तक शुक्रिया क्यों नहीं कहा बहन को? मुझे अनमना देखकर मम्मी फिर बोली, क्या हुआ? ये तुम्हारी बचपन की किंग्रॉ बहन है, याद नहीं? सू आंटी ने बीच में बोल दिया। बड़ी खुशी किस्मती है। इस बार किंग्रॉ का ट्रांसफ़र कराते वक्त उसने खुद एक क्लास चुन लिया जो ठीक यीचेन के क्लास में पड़ गया। अब दोनों साथी भी बन गए हैं। बहन वाला टॉपिक आखिरकार बदल गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही दांत पीस लिए। मैंने दाईं तरफ बैठी सू किंग्रॉ को एक तिरछी नज़र मारी। सच में बहुत अच्छा नाटक कर लेती है। मेरे मन में ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सू किंग्रॉ ने एक लंबी सांस ली, मुझे घूरा और धीरे धीरे बोली, छोटे चेन भाई, क्लास में अभी भी चाइनीज़ लैंग्वेज का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है ना? मुझे उससे काफ़ी मदद चाहिए पड़ेगी, है ना? छोटे चेन, चेन। उसके मुंह से भाई शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर खराब हो गया। खासकर आखिर में खींच कर बोला गया चेन। चेन सुनकर मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। पूरा शरीर में रोएं खड़े हो गए। लेकिन बड़े लोग सब देख रहे थे, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। किंग्रो बहन मजाक कर रही हैं। सुकिंग्रो ने अपनी खूबसूरत पतली भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं बोली। सु अंकल ने पापा की तरफ देखकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बहन भाई भी नहीं कह पा रहे। हम उनके समय में तो एक अक्षर नाम से ही बुलाते थे, याद है? ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, अगर अभी भी उन दिनों जैसा होता तो मुझे सु किंग्रो को रॉ कहना पड़ता। पापा भी भावुक हो गए। हाँ, पहले मैं तुम्हें रोज रेड कहकर बुलाता था, तुम्हारी मम्मी को वाइट, और मम्मी जो हमेशा शांत और संयमित रहती हैं, उनका चेहरा भी लाल हो गया। उन्होंने चाय का घूंट लेकर खांसी दबाई। सू आंटी ने मजाक किया, यीचेन, अगर बहन कहने में शर्म आ रही है तो सीधे किंग्रॉ भी कह सकते हो। सू अंकल ने भी सिर हिलाया। मैं इस बार और भी हैरान रह गया। सू किंग्रॉ ने अब भी कुछ नहीं कहा। बड़ों के सामने वो बहुत ही आज्ञाकारी और सही सही मुस्कुरा रही थी। खाने के बीच में सब लोग दूसरी बातें करने लगे। जब वेटर खाना सर्व करने लगा और हम खा रहे थे, तभी सू आंटी ने अचानक अपनी जांग पर थपकी दी मारी और सू अंकल को धकेला। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? सू अंकल भी चौंक गए और तुरंत याद आ गया, अरे हाँ, मेरी तो याददाश्त ही खराब हो गई। उन्होंने फ़ोन निकालकर ड्राइवर को फ़ोन किया और बोले, कार के पीछे वाले डिब्बे में जो काला बॉक्स है उसे ले आओ। बड़े लोग क्या बात कर रहे थे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक मेरी प्लेट में एक झींगा डाल दिया गया। मैं चौंक गया
और मुड़कर देखा। सू किंगरो ने चॉपस्टिक्स रख दी थीं। सू किंगरो को चाही हुई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने थोड़ा अफसोस जताते हुए पूछा, अब झींगे से डर नहीं लगता? मुझे याद है तुम छोटे थे तब एक झींगे ने तुम्हें काट लिया था। उसके बाद से तुम्हें झींगे से बहुत डर लगता था। बड़े लोग आपस में मस्ती से बातें कर रहे थे। उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैंने गुस्से में मुंह बनाया, मैं भी तो बड़ा हो गया हूं ना। तुम समझती हो मैं इन सालों में कुछ नहीं सीखा? सो किंगराओ मुझे देखने लगी। अंग्रेजी तो अभी भी वैसी ही खराब है। मैं अटक गया और ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं भले ही आगे न बढ़ा हूं, लेकिन किसी से तो बेहतर हूं जिसने पीछे की तरफ दौड़ लगाई है। बच्चे जैसी बातें कर रहे हो ये चैन भाई। किंगराओ बहन को ये पसंद नहीं आया। सो किंगराओ आलस भरे स्वर में बोली। फिर कुछ यादें ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो मुस्कुराते हुए बोली, ये चैन भाई, जल्दी से किंगराओ बहन को बुलाकर सुनाओ ना। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहा। मैंने टेबल पर रखा ड्रिंक उठाकर गुस्सा निकाला। ड्रिंक अभी गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि अचानक किसी ने पुकारा, छोटे चैन चैन। मैं डर के मारे बुरी तरह खांसने लगा। मम्मी तुरंत मेरी पीठ सहलाने लगी। धीरे पिया करो, क्या बेवकूफ़ी है। सो किंगराओ शांतिपूर्वक मुझे 2 नैपकिन दे रही थी और मैं और जोर से खांस रहा था। जब आखिरकार मैं शांत हुआ तो सो आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सो अंकल और सो आंटी, ये गिफ्ट तो किंगराओ ने खुद चुना था। सो आंटी बोली। मैं फिर से गला अटक गया। मैंने इंतज़ार करती हुई सो किंगराओ की तरफ देखा। गहरी सांस लेकर बोला, धन्यवाद किंगराओ बहन। सो किंगराओ मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। कोई बात नहीं, जल्दी खोल कर देखो पसंद आया या नहीं। मैं बैठ गया और बॉक्स पर बंधी रिबन खोली। बाहर का बटन दबाया, बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर एक बहुत ही डिज़ाइन वाली स्टाइलिश पेन थी। पहली नज़र में ही मुझे वो पेन बहुत पसंद आ गई। जल्दी ही डिनर खत्म हो गया। सब बहुत खुश थे। घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा। उसकी शक्ल तो अब भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्वभाव अब भी उतना ही खराब है। अगले दिन मैंने बहुत जल्दी उठने की कोशिश की। शरीर तो जाग गया था, लेकिन दिमाग अभी भी सो रहा था। मुंह हाथ धोकर नीचे नाश्ता करने गया तो देखा पापा बार बार मुझे आंख मार रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। दिमाग तुरंत साफ हो गया। पापा जब इस तरह आंख मारते हैं तो इसका मतलब होता है कि मम्मी ने मुझे कोई गलती करते पकड़ लिया है। मैंने मुड़कर देखा तो मम्मी मुझे घूर रही थी। ये चेन, कल रात लौटकर मैंने क्लास ग्रुप में भेजी गई रिजल्ट शीट देखी। तुम्हें पता है इस बार मंथली टेस्ट में तुम कितने नंबर पर आए हो? खुद आकर देखो। पता नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस बार क्लास में सबकी मार्क्स बहुत खराब आई हैं। रैंकिंग क्लास में घोषित नहीं की गई थी। मैं आगे बढ़कर मम्मी के हाथ से फ़ोन लेने गया और एक नज़र डाली। क्रमांक 85, नाम जियांग यीचेन। मैं 9वें स्थान से सीधा 85वें स्थान पर आ गया था। पापा को कल रात से ही इस बात का पता था। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी मारते हुए कहा, एक बार खराब हो जाना बहुत नॉर्मल है। नीचे गिरकर ही ऊपर रहने का मज़ा और अच्छे से याद रहता है। मम्मी ने पापा को घूरा और फिर मेरी तरफ मुड़ी। अपनी टेस्ट कॉपी निकाल कर लाओ। मैं जैसे आसमान से गिर पड़ा। फ़ोन रखा और बैग उतारकर टेबल पर रख दिया। सारी कॉपियां फैला दी। मम्मी साफ तौर पर बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने कॉपियां उठाकर देखी भी नहीं, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ठंडी और सख्त नज़रों से उन्हें घूर रही थीं। पापा ने घड़ी देखी और याद दिलाया, प्रिया देखो यीचेन अगर अब नहीं निकला तो सच में लेट हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा मंथली टेस्ट है, बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालो। मम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि पापा ने फिर मुझे देखा और बोले। रास्ते भर पापा ने इस मंथली टेस्ट की बात फिर नहीं उठाई। स्कूल पहुंचते ही मैं तेजी से दौड़कर टीचिंग बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। सामने से शेनजिए मिल गया। दोनों एकदम चौंक गए। शेनजिए जल्दी से संभल गया और ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, यूचेन, तुमने तो इस बार काफी अच्छा किया है यार, 35वें नंबर पर। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक ठाक है, तुमसे तो अच्छा नहीं किया। शेनजिए ने कितने नंबर लाए थे मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे याद है लियू यू ने एक बार बताया था कि शेनजिए का नाम हमेशा आखिरी 5-50 में घूमता रहता है।
शेनजी और भी घमंड में आकर बोला, मैंने इस बार 3 पोजीशन सुधार लिए हैं। मैं हंसा। उसे जवाब देने की इच्छा नहीं हुई। मैं मुड़ने ही वाला था। दूसरे पेज पर मुझे शेनजिए का नाम दिखा, 52वां स्थान। हमारी क्लास में कुल 45 स्टूडेंट्स हैं। मैं इस बार सच में जोर से हंस पड़ा। मैंने सिर हिलाया और अपनी सीट की तरफ चल दिया। शेनजिए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। अभी भी नहीं मान रहा था। जियांग यीचेन, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने प्रोग्रेस नहीं किया? क्या तुम पीछे नहीं गए? मैंने उसे एक नजर देखा और बोला, हाँ तो उससे क्या? शेनजिए घमंड में बोला, तो इसी ट्रेंड से जल्दी ही मेरा नंबर तुमसे आगे निकल जाएगा। कैसा लग रहा है? अब घबराहट हो रही है ना? नहीं। तभी पास से किसी ने बीच में टोक दिया, तुम इसे पत्ते का खेल समझ रखा है क्या? एक बार तुम जीते, एक बार मैं जीता। लियू यू आ गया। उसने मेरी टेबल पर एक डिब्बा दही रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये चैन लो। फिर लियू यू ने शेनजिए की तरफ देखकर जानबूझकर नकली स्वर में कहा, अरे शेनजिए, तुम भी पियोगे? मेरे पास अखरोट वाला फ्लेवर भी है, लो ना। शेनजिए ने हम दोनों को घूरा और गुस्से में फुंकारता हुआ चला गया। मैं शेनजिए के जाते हुए गुस्सैल कदमों को देखकर आखिरकार पूछ ही बैठा, वो वैसे ही है क्या? काफी प्यारा लग रहा था। ये मेरी शेनजिए से पहली असली बातचीत थी और वो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। लियू यू ने मुंह बनाया, तुम कहना चाहते हो कि वो बेवकूफ है ना? हाँ, बहुत बेवकूफ है। अगर तुम कहो कि वो अपनी बेवकूफी बेचकर मेरी गॉडेस का दिल जीत लिया तो मैं मान भी लूं, लेकिन वो सिर्फ बेवकूफ नहीं है, वो बहुत इरिटेटिंग भी है। मैंने कंधे उचकाए और थोड़ा हैरानी से लियू को देखा। शेनजी अचानक मुझसे इतना दुश्मनी क्यों दिखाने लगा? कल तुम मेरे पानी के कप से क्या करने गए थे? मैं तुमसे पूछना ही भूल गया था। लियू यू तुरंत घबरा गया, फिर खुशामद भरी मुस्कान के साथ बोला, यीचेन, देखो मैंने तुम्हारे लिए दही भी खरीद कर लाया है, माफी मांगने के लिए। तो ये दही मेरी माफी के लिए था? मैं बिना गुस्से के हंसा। नहीं, मैंने रिजल्ट शीट देख ली थी ना। लियू यू ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। फिर वो मेरे करीब आकर धीरे से बोला, मैं बस उसे चिढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा पानी का कप सुक्लासमेट को दे दिया और कहा, सुक्लासमेट, तुम्हारे डेस्क पार्टनर ने तुमसे पानी भरकर लाने को कहा है। और मैंने सुक्लासमेट को पानी का कार्ड भी नहीं दिया। उसने शेनजिए का पानी का कार्ड लेकर तुम्हारे लिए पानी भरा। मैं हैरान और जटिल भाव से लियू यू को देखने लगा। लियू यू मेरे गुस्सा होने से पहले ही पैरों में तेल लगाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए उठा ही था कि कोने से एक खूबसूरत साया क्लास के दरवाजे से अंदर आता दिखा। मेरे पैर फटाफट जमीन से चिपक गए। मैंने एक पल हिचकिचाया और फिर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। सु किंग्रो क्लास में आने के बाद सीधे अपनी सीट पर नहीं गई। वो मल्टीमीडिया एरिया में रुक गई और कुछ देर स्कोर बोर्ड को देखने लगी। सु क्लासमेट के साथ जैसे कोई खास आकर्षण का फील्ड होता है। कुछ लोग खुद ब खुद हट गए ताकि वो अच्छे से देख सके। क्लास में वही जो सु क्लासमेट से पहले बात कर चुका था, वो क्लास मॉनिटर था। उसने देखा कि सु किंग्रो रिजल्ट देख रही है, तो उसे लगा कि विदेश से लौटी इस टॉप स्टूडेंट को थोड़ा समझाना चाहिए। उसने कहा, सु क्लासमेट, इस बार हमारे क्लास के मार्क्स कुल मिलाकर कम आए हैं, लेकिन असल में पेपर बहुत कठिन था। सबके मार्क्स कम हैं, लेकिन इन कम मार्क्स में भी हम कुछ आने वाले सितारों को देख सकते हैं जो अभी भी अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं, जैसे हमारे क्लास के लर्निंग कमेटी मेंबर जिन्होंने अभी भी 3 अंकों में स्कोर रखा है। हमारे मैथ्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने 1220 मार्क्स लाए हैं। और सु किंग्रो सुन रही थी या नहीं पता नहीं, वो बीच बीच में हूं कर देती थी, लेकिन उसकी नज़र क्लास मॉनिटर के इशारे वाली जगहों पर नहीं जा रही थी। वो लगातार एक ही जगह टिकी हुई थी। क्लास मॉनिटर आगे बोला, और हमारे चाइनीज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी तुम्हारे डेस्क पार्टनर जियांग यीचेन, इस बार उनका चाइनीज़ अभी भी सबसे आगे है, क्लास में पहला और ग्रेड में दूसरा। अरे, उसका नाम कहाँ चला गया? सु किंग्रो ने यह सुनकर सिर उठाया और ठीक मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिल गई। वो अपनी सीट पर बैठने ही वाली थी कि क्लास मॉनिटर को कुछ याद आ गया और उसने फिर से उसे रोक लिया। सु किंग्रो,
टीचर ने कहा है तुम एडमिन ऑफिस से किताबें ले आओ। वो अपना बैग रखकर बोली, ठीक है। फिर उसने जोड़ा, अगर रास्ता भूल जाओ तो जियांग यी चियन को साथ ले जाना। मैं मन ही मन उसे इग्नोर करना चाहता था, इसलिए बहाना बनाया, मुझे असाइनमेंट कलेक्ट करना है। लेकिन क्लास मॉनिटर बोला, नहीं, तुम जाओगे ही, वापस आकर कर लेना। मैं अंदर ही अंदर पछता रहा था, खुद ही फंस गया। आखिरकार मैं उठ गया, चलो। हम दोनों कॉरिडोर में साथ चल रहे थे। ऑफिस के बाहर पहुंचकर मैंने झांका, अंदर सारे टीचर थे। मैंने दीवार के पास हटते हुए कहा, तुम खुद ले लो। तभी उसने मेरा स्लीव हल्के से खींचा और आंख मारते हुए बोली, इतना भी मत छोड़ो, आखिर तक मदद करो ना। मैं बस चुप रह गया। और सच में उसका कहना सही था। किताबें बहुत भारी थी, ऊपर से 2 सेट यूनिफॉर्म। जैसे ही वो बाहर आई, बैग उसके हाथ से फिसल गया। मैंने तुरंत उठाकर उसे पकड़ा। वो मुस्कुराई, थैंक यू। वापस आते वक्त हम म्यूजिक रूम के पास से गुजरे। अंदर से पियानो की मीठी आवाज आ रही थी। मैं रुक गया और काउंच के पार देखने लगा। अंदर एक लड़की पियानो बजा रही थी, चू मिंग ग्याओ। उसके पास एक लड़का बैठा था, हाथ में वायलिन, आन यी चिएंग। मैंने बताया, ये दोनों स्कूल के स्टार है। लड़की जबरदस्त पियानो बजाती है और लड़का भी टॉपर है। सू चिंग्रो ने बस हल्का सा ओह कहा। हम वापस क्लास पहुंचे। मैं थककर कुर्सी पर गिर गया। वो बोली, बस इतना सा काम करके थक गए? मैंने चिढ़कर कहा, ये सब तुम्हारे लिए किया है। वो कुछ नहीं बोली। क्लास खत्म होने के बाद मैं पानी लेने उठा, लेकिन उसने खुद ही पूछा, पानी चाहिए? मैं ला दूं? मुझे शक हुआ, तुम मेरा कार्ड यूज करना चाहती हो ना? उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। खुद जाकर ले लो। मैं समझ गया, वही पुरानी वाली अजीब मूडी लड़की। आखिर मैं गया ही नहीं, क्योंकि लिऊ यू मुझे दुकान ले गया। वो हमेशा की तरह सीधा चिप्स और लाच्छा के सेक्शन में घुस गया। मैं भी खड़ा सोच रहा था, थोड़ा सा खा लूं, भले ही मुझे एलर्जी है। फिर मैंने चालाकी दिखाई, एक पैकेट और ले ले, सुचिंगरो के लिए। लियो यू बोला, वो ये सब खाती है? मैं बोला, शायद। फिर मैंने सोचा, अगर वो सच में मेरे लिए पानी लाना चाहती थी। थोड़ा कंफ्यूज होकर मैंने कहा कि अगर वो सच में मेरे लिए पानी भी खरीद लिया। उधर जब हम जा चुके थे, उसी शेल्फ के पीछे एक लड़का खड़ा था। उसके फोन पर एक मैसेज खुला था, आज म्यूजिक रूम में जो लड़की दिखी, क्या वो जियांग यीचेंग की गर्लफ्रेंड है? वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर किसी और को मैसेज भेजा, तुम्हें पता है वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम क्या है? दूसरा जवाब, पता नहीं, लेकिन सुना है एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मैंने उसे एडमिन ऑफिस की तरफ से किताबें और यूनिफॉर्म लेकर आते देखा था, शायद वही है। लड़का थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हिम्मत करके किसी और को मैसेज किया, तुम जानते हो फर्स्ट ईयर में जो नया ट्रांसफर आया है, उसका नाम क्या है? उधर से तुरंत रिप्लाई आया, अगर तुम उसी फेमस वाले की बात कर रहे हो तो हाँ, मैं जानता हूँ। जैसे ही मैंने वो बात कही, मैंने देखा कि सू छिंगरों ने हल्का सा भौं उठाया। मुझे समझ आने तक देर हो चुकी थी। उसने सिर हिलाया, हाँ, सच है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। मैंने जो सोडा पानी उसके लिए लाया था, सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। वाह, मैं भी कितना अच्छा हूं, तेरे लिए पानी लाया और तू मन में मुझे गाली दे रही है। सू शिंगर ने बोतल पकड़ ली, थोड़ा चौंकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके लिए कुछ लाऊंगा। उसने बोतल देखी, फिर मेरी तरफ देखा। सू शिंगर ने हल्के तंज में कहा, थैंक यू जियांग क्लासमेट। मैंने सोचा, अभी पूछता हूं, क्या उसने पहले की बात गलत समझी है? लेकिन तभी घंटी बज गई। लाओ छिन अंदर आ गए और मुझे चुप रहना पड़ा। आज क्लास में पहले 10 मिनट लाओ छिन ने छोटा सा मीटिंग लिया। उन्होंने इस महीने के एग्जाम का ओवरव्यू दिया, खासकर उन स्टूडेंट्स की तारीफ की जो मिड लेवल से ऊपर उठे थे। साथ ही टॉपर्स को चेतावनी भी दी, घमंड करोगे तो पीछे छूट जाओगे। मुझे लगा ये बात मेरे लिए ही है। सू शिंगर के आने से जो झटका लगा था, उससे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब मैंने ये मान लिया कि वो पागल ट्रांसफर स्टूडेंट मेरी बचपन की दोस्त है, तो नींद आना बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
मैं हाथ में पेन पकड़कर दिखावा कर रहा था। धीरे धीरे नींद हावी हो गई। मेरा हाथ टेबल पर ढीला पड़ गया और पेन की नोक मेरी तरफ मुड़ गई। क्लास खत्म हुई। पीछे शोर हुआ। मैं थोड़ा हिला और चेहरे पर गुदगुदी महसूस हुई, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। ड्रा करो, ड्रा करो। थोड़ी देर में मेरे चेहरे पर काली लाइनें बन गई, एक उलझे धागे जैसा। सुशिंगर मजे से देख रही थी, यहाँ तक कि वो फोटो लेने वाली थी। फिर याद आया, फोन लाना मना है। उधर मैं नींद में हिलता रहा और मेरे चेहरे पर वो ड्राइंग फैलती गई। जल्दी ही मैं पूरा फेस पेंटेड कैट बनने वाला था। जब सू छिंगर का मन भर गया, वो मेरे हाथ से पेन लेने ही वाली थी। तभी पीछे से एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर पेन छीन लिया। उसने मेरे कंधे पर हल्का थपथपाया। मैंने नहीं बनाया। सू छिंगरों ने मुड़कर देखा। एक अनजान लड़की थी, हाथ में 2 मिल्क टी। उसने मुझे देखा, फिर सू छिंगरों को। थोड़ी देर रुक गई, फिर नजर हटा ली। उसने एक कप खिड़की के पास रख दिया। तभी लियू यू आया। अरे यांग यूटिंग, तुम आ गई। यांग यूटिंग मुस्कुराई और दूसरा कप उसे दे दिया। लो, ये तुम्हारे लिए। वाह, मुझे भी याद रखा। वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसने सू छिंगरों को देखा, चुप हो गया। माहौल अचानक अजीब हो गया, पूरा लव ट्रायंगल सीन जैसा। और मैं उस कहानी का मेन कैरेक्टर। लियू यू ने मुझे देखा। मैं सो रहा था, चेहरे पर काली लाइनें। उसने मेरी पीठ पर मारा। जियांगी चैन, उठ जा। मैंने कराते हुए कहा, मत जगाओ, बहुत नींद आ रही है। पहले अपनी शक्ल देख। मैंने आंख बंद रखकर हाथ मारा, सीधे सू छिंगर के हाथ पर। वो चौंक गई। चुप। लियू यू ने ठंडी मिल्क टी मेरी गर्दन पर लगा दी। मैं उछल कर बैठ गया। ऊपर देखा, तीनों मुझे घूर रहे थे। पहले लगा डबल दिख रहा है, फिर समझ आया 3 अलग लोग हैं। क्या हुआ? लियू यू ने इशारा किया। मैंने नीचे देखा। मेरा हाथ अभी भी सू छिंगरों के हाथ पर था। वो मुझे घूर रही थी। लियू यू ने टिश्यू मेरे चेहरे पर दमारा। पहले ये साफ कर। मैंने सोचा शायद लार बह गई, लेकिन जब आईना देखा, मैं शौक में चला गया। यांग यूटिंग बोली, कोई बात नहीं, क्यूट लग रहे हो। फिर बोली, मैं अभी एक्सचेंज से वापस नहीं आई, बस कुछ लेने आई थी। रास्ते में तुम्हारे लिए मिल्क टी लाई, तुम्हारी फेवरेट, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स वाली। सू छिंगरों ने ताना मारा, इतना सब डालती हो? क्या खिचड़ी बना रही हो? यांग यूटिंग हंस पड़ी, तुम्हारी वाली तो 8 चीजों से भरी है। दोनों एक साथ बोलने लगी और माहौल और ऑकवर्ड हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, मेरे चेहरे पर यह किसने बनाया? सू छिंगरो ठंडी आवाज में, अगली बार सोए तो खत्म कर दूंगी। यांग यूटिंग बोली, उसने नहीं किया। मैंने तुम्हारे हाथ से पेन लिया था। मैंने राहत की सांस ली। हम सब बाहर गए। मैंने पैसे निकाले, लेकिन यांग यूटिंग ने रोक दिया। पैसे क्यों? अगली बार ट्रीट देना। हम मैदान में बैठे स्नैक्स खाने लगे। वो बोली, तुम्हारी नई सीटमेट पहले कभी नहीं देखी? मैंने कहा, ऊपर से परफेक्ट, अंदर से काफी अजीब इंसान है। लियू यू बोला, तूने इतना सब कब देख लिया? मैंने बस सिर हिला दिया। दिल में मैंने सोचा, सू छिंगर का ये खराब स्वभाव ही था जिसने हमारी सालों की दूरी एकदम से खत्म कर दी और मुझे बचपन के वो दिन याद दिला दिए जब वो मुझे तंग करती थी। अब उसे देखते ही चिढ़ होती है, बस बहस करने का मन करता है। मैंने मौका देखकर चुपके से एक पैकेट स्नैक्स जेब में डाल लिया। लियू यू को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद यांग यूटिंग वापस आई। मैंने कहा, चलो अब वापस चलते हैं। वो बोली, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूं। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो चली गई। मैंने लियू यू से कहा, तू जा, मैं भी वॉशरूम जा रहा हूं। वो बोला, सच में? मुझे लगा बहाना है। मैं घबरा गया, सोचा उसने मेरा स्नैक्स छुपाना देख लिया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, सच में जा रहा हूं। वो भी थोड़ा घबराया। दोनों अपने अपने राज छुपा रहे थे और फिर हम अलग हो गए। ये लियाओ यू ही था जिसने लातियाओ लिया था।
मैंने पहले कभी नहीं खाया था, इसलिए पहली ही बाइट में इतनी तेज मिर्च लगी कि उसने थूक दिया। कई बार खांसने लगा। ये इतना तीखा था? लियाओ यू कैसे बिना किसी एक्सप्रेशन के 2 पैकेट खा गया? मेरे तो पूरे चेहरे की हालत खराब हो गई, भौहें सिकुड़ गईं और मैं लगातार खांस रहा था। बाकी जो ड्रिंक्स खरीदी थीं वो सब लियाओ यू ले गया था। मिल्क टी भी खत्म करके फेंक दी गई थी। मैं वहीं थोड़ा रुककर संभा, लेकिन मुंह में अभी भी जलन हो रही थी। सोचा एक और पानी की बोतल ले लूं, लेकिन जेब टटोली तो पैसे ही नहीं थे। मैं तो पूरी तरह पागल हो गया उस वक्त। सोचा कि चलो दुकान के सामने जाकर देखता हूं, शायद कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे 2 रुपए उधार ले सकूं। पेड़ के पीछे से निकला, अभी कुछ कदम ही चला था। अरे, ये पीछे से दिखने वाली तो सू चिंगरो नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ होगी। मैं आगे बढ़कर उसे बुलाने ही वाला था, लेकिन अचानक दिमाग में आया, मैं यहाँ छुपकर लात याव खाने आया था, तो वो यहाँ अकेली क्या करने आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसका कोई राज पकड़ लूं? ये सोचकर मैं चुपचाप स्टेज के सामने की तरफ घूमकर गया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सू चिंगरो एक पल के लिए चौंक गई, फिर बहुत तेजी से उसने 2 उंगलियों से अपने मुंह से कुछ निकालकर पीछे छुपा लिया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि मुझे बस एक सफेद सा धुंधला सा दिखा, लेकिन उसी हरकत से मैंने नोटिस किया उसके मुंह में कुछ सफेद सा था। मेरे दिमाग में तुरंत आया, सू चिंगरो स्मोक कर रही है? ये सोचते ही मैं अंदर से हिल गया। चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। सोचा नहीं था ऐसा सीन होगा। राज तो पकड़ लिया, लेकिन ये वो राज नहीं था जो मैं चाहता था। तभी उसने थोड़ी बारी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हकलाते हुए कहा, मैं वॉशरूम जा रहा था। झूठ बोल रहे हो, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्यों, तुम अपनी चिंगरू दीदी को फॉलो कर रहे हो? उसे देखकर मुझे और यकीन हो गया कि वो स्मोक कर रही है। मेरा चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। मैंने जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कान हटा ली और बोली, तुम बताओ या ना बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसका दाहिना हाथ अभी भी पीछे छुपा हुआ था। मैंने उसे देखा और कहा, स्कूल में स्मोक करना साफ मना है। मेरी बात अटक गई, लेकिन फिर मैंने जारी रखा, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है। तुम्हारी पढ़ाई इतनी अच्छी है, हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाए। सुचिंग राउंड जैसे हंसी रोक रही थी, उसकी आवाज अजीब सी हो गई। तुम मेरी काफी तारीफ करते हो? मैंने सीधे चेहरे से कहा, बस पढ़ाई के मामले में। वो बोली, मेरा पर्सनालिटी भी अच्छा है। वो फिर से बात घुमाने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मुट्ठी कस ली, तुम थोड़ा सीरियस हो सकती हो? अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एडमिशन हो या ना हो, मुझसे क्या मतलब? ये सुनकर वो अचानक चुप हो गई, सिर नीचे कर लिया और उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। मैं घबरा गया। ये ये रो तो नहीं रही? मैं तुरंत परेशान हो गया। अरे, तुम ऐसा मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वो अचानक सिर उठाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, इतनी खूबसूरत मुस्कान, धूप में चमकती हुई। मैं कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह गया। वो जो जोर जोर से हंसने लगी, पूरा शरीर हिल रहा था। फिर वो मेरे करीब आई, बहुत पास, आंखों में शरारती मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैदान में आकर स्मोक करूंगी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो फिर क्या कर रही थी? अब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों बहुत पास खड़े हैं, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उसने ध्यान दिया लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे लाकर वो चीज मुंह में डाल ली। अब वो आराम से खड़ी थी, जैसे हंसी के बाद रिलैक्स हो गई हो। उसके मुंह में एक सफेद स्टिक थी, लेकिन फिर भी वो उसी शरारती टोन में बोल रही थी, छोटू, लॉलीपॉप खाते पकड़े जाओ तो क्या सजा मिलती है? स्कूल रूल का कौन सा नंबर है? जब मैंने देखा कि वो क्या है, तो मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। मुझे गुस्सा भी आया, शर्म भी लगी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस मुड़कर जाने लगा। तभी उसने मुझे रोका। अरे रुक ना। उसकी आवाज अब थोड़ी नरम थी।
अगले ही पल उसने मेरे हाथ में कुछ पकड़ा दिया। मैंने नीचे देखा, एक लॉलीपॉप था। वो हंसते हुए बोली, चिंगरो दीदी के पास एक और कैंडी है, ये लो, खा लो और किसी को मत बताना। मुझे भी अच्छा एडमिशन चाहिए। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। सुच चिंगरो, लेकिन वो बस हंसती ही जा रही थी। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी और धीरे धीरे मुझे भी हंसी आ गई। पहले मैं गुस्से में था, लेकिन 5 सेकंड भी नहीं टिक पाया और मैं भी उसके साथ हंस पड़ा। हाथ में पकड़ी उस कैंडी को कसकर पकड़ लिया और बस हंसी रुक ही नहीं रही थी।